तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, फिलहाल ये लोग एक ऐसे टनल के पास पहुंच चुके थे जहां से अंदर से एक बच्चे की आवाज आती है, जिसे देख करके सबसे ज्यादा हैरान जो कोई होता है तो वो था जोंग है। वो बोलता है क्या ये गुरु है? अब आके डिंगजू इधर ना अपना मेडल लेके तैयार थी, मेडलियन जो होता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो तुरंत ही वॉइस मैसेज भेजेगी रिक्वेस्ट के लिए, हेल्प करने के लिए। लेकिन जो फिलहाल कुछ नहीं कहता। आवाज फिर से टनल के अंदर से आती है, डैडी घर आ जाइए। आवाज में एक अलग इमोशन था। फिर भी देखो, जू चौकन्ना था। ग्रो हो या कुछ भी हो, ये अपने लाइफ फ्लेम को इग्नाइट कर लेता। प्रोफाउंड स्टेट में जाने के बाद पहली बार ये मतलब 1 महीने में प्रोफाउंड स्टेट में जा रहा था डिंगजू के किसी मैटर की वजह से। उसके ऑरा फील करके ना डिंगजू और जोंगेंग पीछे हटते, क्योंकि जू की बॉडी एकदम सुपर सैयन के समान चमक रही थी और बंदी काफी एक्साइटेड थी। और जो जोंग हैंग था ना, उसे अब समझ में आता है कि यार क्या पावरफुल बंदा है ये। अब जू को पता नहीं था ये दोनों क्या सोच रहे। तो टॉप स्पीड में वो मूव करता है, टनल की तरफ नीचे जाता है। अंदर में जो भी पॉइजन था ना, जॉम्बी वाला या करप्शन, वो धीरे धीरे गायब हो रहा था। अंदर जाता है तो एक कमरा मिलता है जो कि छिपने की जगह था बेसिकली। एक जॉम्बी था जो कि मर चुका था, बॉडी पर बहुत सारे जख्म थे, मतलब किसी ने तगड़ा मारा होगा इसे। लगभग मर चुका था लेकिन फिर भी फ्लक्चुएशन था उसकी बॉडी से जो कि बाहर निकल रहा था। और जख्म होने के बाद, मतलब चोटिल होने के बाद यहाँ पर आके छिप गया था और निकल नहीं पाया था। इसका एक्सप्रेशन भी अलग था बाकी सी zombies से। अचंभित था, मतलब मरने से पहले जिसने भी इसे मारा। कोई तो बॉटल था इसके पास जो कि इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उस बॉटल के अंदर से वो आवाज आ रही थी कि डैडी घर आ जाइए। अब जू के पीछे से भी चलने की आवाज आती है। जोंग हैंग और टिंगजू भी आ चुके थे। तो फिलहाल जब वो बॉटल देखती ना टिंगजू, तो इसको बताती है को कि ये रिकॉर्ड करने वाला बॉटल एंशियंट टाइम से ये आ रहे हैं, लेकिन इन्हें बहुत रेयर माना जाता है। तो जो भी आप एक बार बोल दोगे ना, उसके अंदर रहेगा और रिपीट होता रहेगा। और बोलती है सी ज़ॉम्बी अलग रहा होगा, जिसकी वजह से अपने पास से अभी भी जुड़ा था। लेकिन नहीं तो ऐसा होता है कि जब सी ज़ॉम्बीज पहले तो इंसान ही होते हैं ना, या कोई और चीज़, मरने के बाद उनका जो इमोशंस होता है वो सब खत्म हो जाता है जब वो ज़ॉम्बी में बदलते हैं। तो जो फिलहाल ये बॉटल रख लेता है, क्योंकि बॉटल से जो आवाज़ निकलती है कुछ समय तक ही निकल सकती है, जब भी फिर धीरे धीरे वो गायब हो जाती है। टनल से फिलहाल ये बाहर निकल जाती है। बैग वैग जो भी मिलता है उसे भी जू अपना रख लेता है। और टिंगजू इधर ना सेक्ट को नोटिफाई कर देती है कि उसे क्या मिला। तो जू किंग का ये जो महीने वाला लंबा मिशन था ये खत्म हो चुका था। डिंगजू थोड़ी निराश थी क्योंकि जोंग की वजह से वो उसका जो प्लान था सेकंड लेवल वाला वो पूरा नहीं हो पाया था। फिर अभी वो बोलती है कि जो फ्रंट लाइन के मिशन हैं एल्डर ब्रदर्स जू काफ़ी टफ है, डेंजरस है, तो आप चौकन्ना रहिएगा। और मैं मेरी आंटी को भी बोल दूंगी कि आपका ध्यान रखें, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उन तक जरूर रीच करिएगा। थैंक्स सॉन्ग्स बोलती है। फिर क्या वो जा रही थी 7 सेक्ट कोलिशन ज्वाइन करने, जो कि रिवर्ड मेनलैंड में है। जू भी इसे कांग्रेट्स बोलता है कि अपना ध्यान रखना। और फिर बहुत सी चीज़ें रहती है, जैसे प्लांट एंड वेजिटेशन के बारे में भी ये पढ़ती थी ना, मेडिसिन के बारे में, तो बहुत सी चीज़ें डिस्कशन करते हैं। जोंगिंग भी उसे जाते हुए देखता है, लेकिन फिर भी वो था कि नहीं, मैं इस बंदे को तो पा के रहूँगा। मैं कल्टीवेशन वल्टीवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कितना सिंसियर हूँ, देखो मैं कितना जेन्युइन हूँ। तो ये बंदी तो मेरे ही प्यार में गिरेगी। और उस बंदी को ही फॉलो करके निकल जाता है। जू को समझ में आ रहा था ये बंदा क्या सोचता है, लेकिन छोड़ो। अब देखिए, जू के पास एक तरीका था, क्योंकि इसको वो वाइस पीक लॉर्ड का वो मिल गया था ना, धार्मिक डिक्री। तो ये चाहे ना तो अब इसको वॉर लड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ से जा सकता है उस टोकन के थ्रू, और कोई इसे रोकेगा भी नहीं। और मन में सोचता है कि डिंगजू ने बहुत बड़ा मुझे फेवर दिया है, मैं याद रखूंगा। अब जू की रैंकिंग देखो काफी गिर गई थी, क्योंकि अभी ज़्यादा किल तो नहीं कर पा रहा था ये, क्योंकि डिंगजो के साथ था। तो फिर एक मिशन दर मिशन लेना शुरू करता है और zombies को मारना शुरू करता है, उनके सोल्स को एब्जॉर्ब भी करना शुरू करता है। और 60वें रैंक पर आ जाता है। अब एक दिन ये एक नया मिशन लेने ही वाला था, तभी ना अपने परछाई के गौरव फील करता है। परछाई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी उतना इंटेलिजेंट नहीं था कि शब्द बोल पाए। थोड़ा थोड़ा शब्द बोलता था कि अपग्रेड, ब्रेक थ्रू, सेफ जगह चाहिए मतलब। और जू भी चाहता था कि दोनों अपग्रेड करें, क्योंकि जू देखो अब लाइफ फ्लेम वाली ओरा में पहुंच चुका था, प्रोफाउंड स्टेट में। और ये कमजोर रहेंगे तो पावरफुल दुश्मन के सामने क्या करेंगे। पैट्रियार्च भी इस दौरान जो सरिया रहता है ना, उससे बाहर निकल के आता है और कहता है कि माय लॉर्ड, आपका ये सेवक ब्रेक थ्रू के काफी करीब है, तो मुझे भी सेफ प्लेस चाहिए। फिर मेरा लेवल बढ़ जाएगा, मैं हेवनली लाइटनिंग वगैरह यूज कर पाऊंगा टर्बुलेशन के बाद, जो कि प्रोफाउंड स्टेट के समान ही होगा। अब जून दोनों की तरफ देखता है और अपना डिसीजन ले लेता है कि उसे करना क्या है। तो जो टॉप 50 कल्टिवेटर्स होते हैं ना रैंकिंग में, उनको भाई प्रोजेक्शन मतलब एक इमेज सा बना सकते हैं मैजिकल ट्रेजर्स का सेक्ट के। तो इसकी वजह से जू किंग एक्साइटेड था, मतलब उसके पावर को यूज कर पाएगा। तो जू जानना चाहता था ना कि क्या क्या ट्रेजर्स है भाई, मैजिकल ट्रेजर्स 7 ब्लड आइज में, और उनके काम क्या है। तो जू जो मिशन लेना चाहता था ना उसे ड्रॉप कर देता है और धार्मिक डिक्री यूज करता है सेक्ट से, मतलब जो बैटल ग्राउंड था, माफ करिएगा, वहां से बाहर जाने का। तो इसको सेफ रिमोट आइलैंड चाहिए था जहां पर ये दोनों पहले ब्रेक थ्रू कर सके। तो बैटल जिधर हो रहा था ना उसका अपोजिट डायरेक्शन में जा, एक ऐसा लोकेशन जहां पर एक अलग प्रकार के जीव रहते थे जिन्हें हॉर्न सैंडर्स कहा जाता था। और ये 7 ब्लड आइज के अलाइज थे और ईमानदार लोग होते हैं, उनको कोई मतलब झगड़े उगड़े उतना करना नहीं रहता है, दिखते इंसान की तरह थे।
लेकिन लंबे काफ़ी होते थे। नहीं होते थे मतलब इंसान के हाथ के बराबर होते थे। इंसान उनके लिए जायंट की तरह होते थे। तो ज़ू फिलहाल ना टेलीपोर्टेशन पोर्टल यूज़ करता है क्योंकि फ्री में यूज़ कर सकता था फिलहाल। तो हॉर्न सैंडर्स के टेलीपोर्टेशन पोर्टल की तरफ पहुंच जाता है और शाम का समय था। इधर बहुत छोटे-छोटे शहर दिखते हैं, बच्चे खेलते हुए और ये आगे बढ़ते रहता है। कुछ पावरफुल एक्सपर्ट्स की भी ऑरा फील करता है। देखो इनकी हाइट कम होती है लेकिन ऐसा नहीं कि ये कमज़ोर होते हैं, इनकी ऑरा काफ़ी पावरफुल होती है। तो निकलता तो सामने में से 8 पपेट जैसे कुछ दिखते हैं जिनमें से एक बोलता है कि आप ऑन सेंडर की टेरिटरी में हैं, 7 ब्लड आइज़ के हमारे गेस्ट, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? ज़ो बोलता है देखो बस मैं इधर से गुज़र रहा हूँ। मैं सी डिस्ट्रिक्ट की तरफ जा रहा हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई सी चार्ट वगैरह है बेचने के लिए? और वो बोलता है नहीं आपको इसके लिए पैसे खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है और एक मैप ये दे देता है। कुछ मतलब बालू की तरह की औरत थी क्योंकि ये लोग बालू ज़्यादा यूज़ करते थे। लेकिन उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन था जब ज़ू अपने धर्मा फ़ोर्स को एंटर करवाता है तो। तो ज़ू फिलहाल उस तरफ बढ़ जाता है और जब चला जाता है ना तो वो जो पपेट्स थे ना बाकी साथ वो अचंभित थे कि यार एक-दूसरे से बात कर रहे थे कि सेवन ब्लड आइज़ वॉर में है इस समय सी ज़ॉम्बीज़ के साथ। इस बंदे का कल्टीवेशन भी अच्छा है। बैटलफील्ड में ये बंदा था ये तो पक्का है। तो हमारी लैंड से क्यों गुज़र रहा है? दूसरा बोलता है कि यार देखो इस मेरे पास भी सिंगल लाइफ फ्लेम की ऑरा है लेकिन उस बंदे की ऑरा ना बहुत पावरफुल है। मेरे हिसाब से वो मिड लेवल में तो होगा। लेकिन फिलहाल उसका कोई बुरा इरादा नहीं है तो ये लोग रिलैक्स कर जाते हैं। और ज़ू अपना आगे निकल जाता है। समुद्र के किनारे छोर पे आ चुका था लेकिन धर्मा स्किफ जो था इसका ये उसे यूज़ नहीं करता। क्योंकि देखो उससे बहुत लोगों का ध्यान आता है। तो मैं अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा। देखो ज़ू एक आइलैंड की तरफ बढ़ जाता है। कुछ आइस वाली और अभी इसे बीच में मिलते हैं तो उसे भी इकट्ठा कर लें। और उस दौरान ना भाई ये जो बंदा था अपना पैट्रियार्च वो कहता है माय लॉर्ड आप थोड़े चौकन्ने रहिए, मैं थोड़ा आगे के एरिया को स्काउट करके आता हूँ आपके लिए। फिर वो बताता है आके कि ये चीज़ें ठीक हैं क्योंकि यहाँ पर जो आइस थी ना ब्लैकिश ऑरा थी, जिसमें करप्शन भी था जैसे कि ये जो इसका शैडो था ज़ू का वो एब्ज़ॉर्ब कर पा रहा था। और इसमें शैडो और ना पैट्रियार्च एक-दूसरे से अलग कॉम्पिटिशन रखते थे। तो ज़ू फिलहाल एक टनल वगैरह देखता है जिधर गुज़रता है, अपने पॉइज़न-वॉइज़न प्लेस कर देता है। माइनिंग एरिया था बेसिकली जहाँ पर ये सेटल हो जाता है और कहता है कि शैडो अब तुम अपना ब्रेक थ्रू कर सकते हो। शैडो कनेक्टेड था ज़ू के साथ लेकिन 90% हिस्सा उसका बाहर निकलता है और करप्शन वाली ऑरा ना एब्ज़ॉर्ब करना बहुत तेज़ी से शुरू करता है। बॉडी इसकी मेल्ट हो जाती है, एक अलग लिक्विड बुलबुले लिक्विड में बदल जाती है। पैट्रियार्च देखता है और फिर अपने फ्रेंड ज़ू की तरफ देखता है, नहीं ज़ू किंग की तरफ कि यार ज़ू किंग मानो इस बंदे को प्रोटेक्ट कर रहे हो, धर्मा प्रोटेक्टर की तरह। उसे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फिर ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा तो फिंडिसू मुझे छोड़ देगा, मतलब मुझे निगल जाएगा ऐसा कुछ। बहुत विचार उसके मन में चलते हैं और वो बोलता है माय लॉर्ड मैं भी चाहता हूँ कि मैं ब्रेक थ्रू करूँ, मुझे भी करने दीजिए मतलब। ज़ू शॉक्ड होता है पैट्रियार्च की तरफ देख करके और कहता है तुम श्योर हो? क्योंकि पैट्रियार्च की ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन ज़ू समझ नहीं पा रहा था ना क्योंकि जो स्पिरिट होते हैं ना, पहली बार ज़ू ने ऐसा कुछ देखा था तो उसको पता नहीं था कि स्पिरिट का अपग्रेडेशन कैसे होता है, कब उनकी ऑरा बॉटलनेक पे है, बहुत सी चीज़ें। पैट्रियार्च एकदम कॉन्फिडेंस में बोलता है बिल्कुल आपका हम्बल सर्वेंट एकदम उस लेवल पे है, निश्चित है कि ब्रेक थ्रू कर लेगा। क्योंकि बीच-बीच में ये परछाई की तरफ देखता था, नर्वस भी था थोड़ा। फिर क उसकी इसलिए फट रही थी कहीं क्योंकि ये भी एक सोल है एक तरह से ना, तो फिंडिस ज़ू जो है इसको बेलफायर, सोल स्वॉलिंग स्क्रिप्चर की तरह यूज़ कर सकता है और निकल सकता है। तो फिलहाल ये भी एक साइड में ब्रेक थ्रू करने लगता है। उसका इरादा क्या था ना कि परछाई के पहले यानी शैडो के पहले ये ब्रेक थ्रू करे। आस-पास ना काले एकदम बादल बनने लगते हैं भाई, बिजलियाँ कड़कने लगती हैं। ज़ू की तरफ देखता है। पैट्रियार्च की जो टेक्निक थी इनकम्प्लीट थी, जिसकी वजह से वो स्पिरिट बन गया था। लेकिन जो टेक्निक थी वो थी सुप्रीम यिन लाइटनिंग स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी बिजली वगैरह की ऑरा इसके स्पिरिट में मर्ज होती जाएगी। तो भाई का ये टेक्निक था इसलिए बड़ी बिजलियाँ आसमान से इसके ऊपर कड़क रही थी और ये उन्हें सह रहा था, लाइफ को रस कर रहा था ताकि ये ट्रांसफॉर्म हो सके। काफ़ी दर्द में था लेकिन बीच-बीच में परछाई की तरफ देखता था कि मैं इससे पीछे तो नहीं रह सकता। परछाई भी उधर वही कॉम्पिटिशन में था कि मैं इससे पीछे नहीं रह सकता क्योंकि उसकी अलग फटी पड़ी रहती थी ज़ू से। क्योंकि परछाई की तरफ देखते ना उसमें से एक अलग ऑरा निकलने लगती है जो कि फाउंडेशन लेवल की काफ़ी क्लोज़ थी। परछाई ऐसा लग नहीं रहा था कि रुकेगा और ज़्यादा बंदा ना ये जो था अपना पैट्रियार्च बिजली कड़काने लगता है कि बिजलियाँ मेरे पे और गिराओ और परछाई भी शॉक्ड होता है कि नहीं-नहीं मैं पीछे नहीं रह सकता। ब्लैक लिक्विड में से परछाई धीरे-धीरे बाहर निकलता है। इधर अपना पैट्रियार्च चिल्लाते रहता है, बिजलियाँ कड़कते रहती हैं और पैट्रियार्च का जो सरिया था ना क्योंकि पैट्रियार्च जैसे-जैसे इवॉल्व हो रहा था ना, तो जो सरिया था जिस लोहे के अंदर ये रहता था, उसमें भी ना अलग-अलग मार्किंग्स आने लगते हैं और पैट्रियार्च की बॉडी यानी कि सोल ट्रांसफॉर्म होते जाती है। थोड़ी सोल ना सॉलिड फॉर्म में आते जाती है और ज़ू फील करता है कि इस बंदे के अंदर मानो लाइफ फ्लिंग वाली ऑरा है, कुछ वैसे ऑरा फील करता है। देखो बात ये भी थी ना पैट्रियार्च पहले से फाउंडेशन लेवल में था, ठीक है सोल लेवल में आ गया था लेकिन फिर भी और वो इवॉल्व हो जाता है और ज़ू को फिर ग्रीट करता है कि माय लॉर्ड उम्मीद है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा हूँ। इसी समय जो परछाई था ना, वहाँ पर डार्क लिक्विड में से धीरे-धीरे उसका फिगर बनते जा रहा था। परछाई ट्रांसफॉर्म हो रही थी, वृक्ष के जैसे कुछ तो दिखने लगी थी। इसमें बहुत सारे फल मानो उग रहे थे और उसकी आँखें एकदम लाल हो जाती है। मानो वो दाँत ना अपने
पीट रहा, खींच रहा हो, जिसे बोलते हैं ना दाँत इंसान ऐसे दबाता है बार-बार, कुछ वैसा। परछाई अलग ही दिख रही थी, मतलब अलग ही क्रूइश हो रहा उसके अंदर, और जो इस शैडो को तो जानता था कि इसका शैडो कितना हरामी है। और पैट्रियार्च खुश हो रहे थे कि अब ये पिटाएगा। क्योंकि परछाई क्या कर रहा था ना, अपना रेबेलियस नेचर दिखा रहा था, बागी बनने की कोशिश कर रहा था। और जो क्योंकि उसका माइंड कनेक्टेड था ना परछाई से, तो परछाई के अंदर जो बुरे विचार आ रहे थे उसको तो समझ ही रहा था। तो अपनी ऑरा से हिट करना शुरू करता है, और जब ये अपनी ऑरा रिलीज करता है ना, तो दूर में ना ज़ू को एक नाव दिखती है, वो ड्रैगन चैरियट, जो कि इसने बहुत पहले, अगर आपको याद हो तो, देखा था। जब ये पहली बार या दूसरी बार समुद्री क्षेत्र में गुजर रहा था, जिसके बारे में उसने आकर रिपोर्ट भी किया था। ज़ू उसके सामने भाई एक मक्खी के जैसा दिखा रहा था, तो हैरान हो जाता है। पहले ये देखता है स्नेक निक ड्रैगन के थ्रू अपने, लेकिन बाद में अपनी आँखों से देखने की कोशिश करता है अपने प्रोफाउंड स्टेट में जाकर के, लेकिन फिर भी वो ऑरा इतनी फियर्स थी, और उससे दिखाई देता है ना कि मानो चैरियट में कोई यंग मैन बैठे हों जो कि क्राउन पहन के हों, और देख करके हैरान था, मानो वो सन में ट्रांसफॉर्म हो गया वो बंदा, इतना चमक रहा। मतलब अलग-अलग इसको चित्र दिखाई देते हैं, तो उसको एकदम हैरान हो जाता है। और जो बड़ा-सा इंसान था ना, जायंट जिसे बोलते हैं, जो कि उस चैरियट को खींच रहा था, उसके अंदर से एक आवाज़ आती, क्रंच, क्रंच। मानो जो परछाई एक आवाज़ निकाल रहा था ना, उससे वो आवाज़ मैच कराने की कोशिश कर रही थी। ज़ू की जो परछाई थी ना, वो पानी में मर्ज हो गई थी, कोई इसे देख नहीं पा रहा था, और उसकी जो परछाई थी ना, वो एक वृक्ष के रूप में दिख रही थी, वही आवाज़ निकाल रही थी। और वो जो जायंट था ना, वो इसलिए ज़ू के डायरेक्शन में बढ़ रहा था। ज़ू की आँखें फटती है भाई, तुरंत ही ना क्रिस्टल के पावर को यूज़ करता है और अपनी परछाई को सप्रेस करने लगता है। परछाई ज़्यादा बागी बनने की कोशिश कर रहा था। ज़ू की आँखों में एक खल्लिंग इंटेंट आता है, 44वां धर्मापर्चर के पावर को यूज़ करता है वॉलेट क्रिस्टल के साथ, और परछाई को 50 बार एक लगातार सप्रेस करता है। परछाई फाइट बैक करने की कोशिश करता है, उसकी आंखें लाल थी, लेकिन ज़ू का पावर भी तो अलग लेवल पे था, प्लस वो क्रिस्टल, और ये अपने ना लैम्प के भी पावर को यूज करता है। एक अम्ब्रेला सा, छाते से बन जाता है, जो कि पूरी ऑरा को कवर कर लेता है, और उसके थ्रू ये और से सप्रेस करता है, लगातार सप्रेस करता है, मतलब गिनती नहीं गिन सकते। फिर ये परछाई से कहता है तुम्हारा प्लान फेल हो चुका है। परछाई की अलग फटती है, फिर वो अपने टेंटेकल्स बना के, मतलब रेसे वगैरह बना के ज़ू पर अटैक करने की कोशिश करता है। अब ज़ू ब्लैक अम्ब्रेला को हटा देता है, उधर वो जो चैरियट था ना, वो भी गायब हो जाता है, और ज़ू उसको लगातार सप्रेस करता है। परछाई धीरे-धीरे कमज़ोर होते जाती है। पैट्रियार्च कहता है माय लॉर्ड ये मर जाएगा। ज़ो बोलता है तुम्हें बुरा लग रहा है? पैट्रियार्च कहता है बिल्कुल नहीं, कि माय लॉर्ड अगर आप इजाज़त दो तो मैं भी आपके साथ इस चीज़ में शामिल हो जाऊँ, इसे मारने के लिए। कुछ अपने लाइटनिंग वाली जो ऑरा थी ना, बिजलियाँ कड़कने वाली, ये परछाई की तरफ भेजता भी है। अब ज़ो इस दौरान ना इस परछाई को लगातार सप्रेस करते रहता है, और पुराने दिन याद करता है कि ये परछाई इसको मिली कैसे थी। ये उस समय की बात है जब ये प्रतिबंधित क्षेत्र में था। स्क्वाड जो थंडरबोल्ट थी उनके साथ, और एक काले भेड़िए से, अगर आपको याद हो, उसकी बैटल हुई थी। उन्हीं में से एक में से एक परछाई निकली थी, और वो पैरासाइट के समान थी। परछाई ऐसी थी कि जो कि जिन्हें हम परजीवी बोलते हैं, और उस समय इसका जो क्रिस्टल था अलग रिएक्ट किया, मानो उसने इस परछाई को सील कर दिया था। मतलब ज़ू का जो अपना परछाई है, और ये परछाई शायद से मर्ज हो गई थी, ज़ू को ऐसा लगता था। उसके बाद से ही ये परछाई जो करप्शन होती है उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर दी थी, और ज़ू को बहुत फायदा हुआ था फिर, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल करप्शन नहीं था, तो इसकी ऑरा बहुत तेजी से बढ़ती है और प्योर थी। तो ज़ू को पता था कि परछाई कैसे एक्ट करती है। स्पिरिट लैम्प के समान इसने देखा था। क्या हुआ था जब ज़ू कल्टीवेशन कर रहा था फाउंडेशन लेवल में जाने के लिए, तो परछाई ने क्या किया था, इसके स्पिरिट लैम्प को बुझाने की कोशिश की थी, और इसको गूंगे ने बताया भी था कि ये सो रहा है। गूंगा अलग लेवल का बंदा था भाई, जिसने इस परछाई को भी देख लिया था, तो ज़ू भी समझ गया था क्या चल रहा है, और ज़ू कहता है ये मेरे लिए बड़ा रिस्क बनते जा रहा है। पैट्रियार्च भी कांप जाते हैं, और परछाई को भी समझ में आता है इस बार चीज़ें गड़बड़ है, मतलब इसकी खैर शामत आ चुकी है, और ज़ू पता है पूरी ऑरा यूज़ करने लगता है इसको मारने के लिए। लगातार इसे सप्रेस करते जाता है, परछाई धीरे-धीरे हल्की होती जाती है। 300 से ज़्यादा बार सप्रेस कर चुका था। ज़ू को टेंशन नहीं था कि करप्शन को आगे कैसे डील करेगा, लेकिन फिलहाल ये बंदा खतरा तो बन रहा है। 680 बार ये सप्रेस कर देता है। शैडो बहुत हल्का हो चुका था, एक बॉल के जैसा दिखने लगा था, एकदम छोटा भी होते जाता है। एक छोटे इंसान की तरह दिखने लगता है, जो कि मानो बार-बार माफ़ी माँग रहा हो, कुछ वैसा। फिर से सप्रेस करता ना, एक चीख की आवाज़ आती। अब धूप के सामने देखता ना परछाई को, क्योंकि ये दरवाज़े के ऊपर बैठा हुआ था, तो दिखता है परछाई एकदम हल्का हो चुका है। परछाई छिपने की कोशिश करता है, ज़ो बोलता है बाहर आ। जैसे ज़ू की ना वो क्रिस्टल वाली ऑरा निकल रही थी, परछाई तुरंत काँपते हुए बाहर आता है। थोड़ा देर क्योंकि शांति से रहता है ना परछाई छिप के, तो उसकी ऑरा रिकवर कर गई थी। ज़ू फिर उसको सप्रेस करता है, और ज़ू ने देखा था कि परछाई को मारना इतना आसान नहीं है, कि इतने बार सप्रेस करेगा तो सही नहीं है ना, करते-करते मार सकता है, लेकिन कुछ अच्छा मेथड ढूँढना पड़ेगा जैसे इसको डायरेक्टली मारा जा सके। और फिर ये परछाई को बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें 3 महीने की और मौका देता हूँ, अगर तुम उसमें फेल हुए तो फिर। परछाई फिर मतलब रिस्पेक्ट दिखाता है। अब परछाई कुछ तो बोलने की कोशिश करता है, कंट्रोल ऐसा कुछ एक-एक शब्द तोड़ के, और इसका इंटेलिजेंट नेचर उतना था नहीं। अब ज़ू को ज़्यादा अच्छे से समझना था, तो पैट्रियार्च चाहता है कि माय लॉर्ड मैं इसको हैंडल करता हूँ। तो वो परछाई से बात करने लगता है कि गॉबल वॉट, गॉबल म्यूटेगन, क्या चाहिए तेरे को, ऐसा ऑप्शंस देता है। तो परछाई पे मान जाता है कि गॉबल योरसेल्फ। मतलब ज़ू ने बोला था कि इसकी एबिलिटीज़ क्या-क्या आई हैं नई वाली, जानने की कोशिश किया था। तो फिलहाल परछाई की बात समझ करके
जो पैट्रियार्च अब ज़ू को बताता है कि ये जो परछाई है ना, अब दूसरों की परछाइयों को डिवोर कर सकता है। अगर किसी की पूरी परछाई खा जाएगा तो उस बंदे की जो बॉडी है ना, उस पर ये कंट्रोल पा लेगा पूरा। और ये उसने आप पे भी ट्राई किया था, लेकिन आपके पास कुछ ऐसा है जिसकी वजह से इसका ये जो ट्रिक था आप पे काम नहीं किया। और परछाई ने इस बात को सुनकर के हाँ में सिर हिलाता है। अब ज़ू क्योंकि उसे लगातार सप्रेस करता है ना, तो परछाई का जो इंटेलिजेंस था, जितना भी ये होशियार था, थोड़ा पहले से कम ही हो जाता है। और पैट्रियार्च जब मज़े लेता है कि अब तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, इसको अच्छे से तोड़वाता हूँ और आगे। और परछाई भी ये चीज़ समझता था, तो जो पैट्रियार्च थे उनको अलग लुक देता था। अब ज़ू पूछता कुछ और, तो वो बताता है कि परछाई ना अपनी शैडो आँखों को यूज़ कर सकता है। जैसे कोई जा रहा है तो ये अपनी ऑरा वो उधर अगर ट्रांसइम्पोज़ कर दिया किसी की परछाई में, तो इसकी जो आँख बनेगी परछाई वाली, वो बंदे की परछाई के अंदर समा जाएगी। तो उसके थ्रू ये ना किसी पर भी नज़र रख सकता है। फिर परछाई कुछ डोमेन के बारे में बोलता है, तो मतलब पूरा नहीं बता पाता था, तो जो पैट्रियार्च थे उसे समझ करके फिर ज़ू को बताते थे कि शैडो डोमेन बना सकता है, तो उस एरिया में इसका पावर सबसे पावरफुल होगा। अब जैसे पैट्रियार्च की बात है, तो ज़ू समझ सकता था कि पैट्रियार्च कितने स्ट्रॉन्ग है देख करके। लेकिन परछाई को प्रेडिक्ट करना ना थोड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि उसकी ऑरा काफ़ी क्रूइश हो गई थी पहले से और ज़्यादा। और पैट्रियार्च भी समझाने की कोशिश करता है परछाई को कि देखो तुम ऐसे रहोगे ना तो तुम्हारा अंत बहुत जल्दी। और जब ये बोलता है ना, तो ज़ू भी इसकी बातें सुन रहा था पैट्रियार्च की, तो परछाई की तरफ और गुस्से से देखता है। परछाई की और फट जाती है। अब ज़ू देखता है, लेकिन अब पैट्रियार्च भी ज़्यादा बात नहीं करता है परछाई से। फिर कुछ तो बताने की कोशिश करता है, तो पैट्रियार्च सुन रहा था। इनकी बात होती है। फिर पैट्रियार्च अब ज़ू को पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करता है कि माय लॉर्ड, क्योंकि ज़ू का सवाल था कि तुम्हारे वजह से, मतलब परछाई की वजह से वो ड्रैगन चैरियट कैसे एक्टिवेट हुआ था, तुम हो क्या चीज़? परछाई बताता है, जैसे कि पैट्रियार्च बताते हैं ज़ू को, कि उसे नहीं पता है कि वो कैसे पैदा हुआ है। और बताता है कि उसने अपने जैसे ऑरा आज तक कभी कहीं फ़ील नहीं किए। मतलब वो वन ऑफ अ काइंड है, उसके जैसा कोई इस दुनिया में है नहीं। और वो चैरियट के बारे में ये भी नहीं जानता। बस वो इतना बोल रहा था कि जैसा वो जायंट जो था ना, जो उसको खींच रहा था, उसके जैसे ये आवाज़ निकाल सकता। इसकी वजह से ये उस चैरियट को बुला पाया था और कुछ नहीं। अब देखो ज़ू पूरा विश्वास तो नहीं करता था परछाई पे, क्योंकि परछाई बहुत ठग आदमी था। ठग परछाई थे या जो भी बोलो। लेकिन ज़ू का ये था कि अगर चैरियट में जा सके, और वो जो मेथड है जिसके बारे में इसने सुना था, जैसा कि इसको पता चला था, तो वो इसे मिल जाए तब तो मज़ा आ जाए। लेकिन इसको इसकी ज़ू की अलग फट रही थी, क्योंकि नाव जब वो करीब आ रहा था ना, वो जो ड्रैगन वाला जो भी था, वो जायंट जैसा खींच रहा था ड्रैगन चैरियट को, तो एक अलग प्रेशर ये फ़ील कर रहा था। तो ये हैरान था, क्योंकि पता था ना ये जो टेक्नीक है, ये जो भी है, जो 7 सेक्ट कोलिशन के प्रेसिडेंट है ना, उनके पास भी है। 100 साल पहले शायद उन्हें वो टेक्नीक मिली थी। और ज़ू बोलता है, देखो परछाई, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम उस जायंट को फिर से बुलाओ और तुम्हें अंदर जाकर के ना एक कॉपी इंपीरियल क्लास टेक्निक की चुरा ली। परछाई ऐसा दिखाता है कि उसकी अलग फट रही है, इधर पैट्रियार्च को अलग मचा रहा। फिर वो बताता है परछाई कुछ चीज़ें, तो पैट्रियार्च ज़ू को बताते हैं कि ये परछाई ऐसा बोल रहा है कि वो जो जायंट है ना, उसके अंदर गॉडलीनेस वाली शायद थोड़ी ऑरा है, तो इम्पॉसिबल है वहाँ तक जाना। और परछाई का ये भी कहना है कि ड्रैगन चैरियट की जो ऑरा है ना, वो आपको भी मार सकती है। अब ज़ू क्या करता है ना, परछाई को और सप्रेस करता है। धीरे-धीरे शाम का समय हो जाता है, अंधेरा भी होने लगता है। और इससे वो पुराने, जो फर्स्ट टाइम इसने देखा था ड्रैगन चैरियट को, तो एक कविता सी बह रही थी, एक ऑरा, क्योंकि आसमान में बहुत सारे गोल्डन क्रो वगैरह दिख रहे थे, तो ये उन चीज़ों को याद करता है। क्योंकि इसे एल्डर ज़ाओ ने बताया था कि वो ड्रैगन चैरियट जो है वो सन इंपीरियल कैरियर्स, तो यानी उसके अंदर जो बैठे हैं वो सन के समान होंगे, जो यंग मैन। तो ये इन चीज़ों को सोचता है जो एल्डर ज़ाओ ने बताया। अब ज़ू के मन में ना एक विचार आता, क्योंकि इसे कुछ तो करना पड़ेगा। और वो रिकॉर्डिंग बॉटल जो था ना, ये उसे निकलता और उसमें म्यूजिक रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, उसने उस दिन सुना था। और जैसा मैं कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से 7 सेक्ट के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी कुछ वैसा ही किया होगा, एक अलग तरीके से किया होगा, लेकिन कुछ ऐसा ही किया होगा। अब रही चैरियट को बुलाने की कोशिश, तो ये परछाई की तरफ बुला सकता। और इसको पता है ज़ू को कि जब भी ड्रैगन चैरियट से कोई उस लेगेसी को ले लेता है, उसको एनलाइटनमेंट मिल जाती है उस इंपीरियल क्लास टेक्निक की, तो फिर ये जो चैरियट है ना, अंदर डूब जाता है एकदम, और 100 सालों बाद शायद प्रकट होता है। अब ज़ू पूरा एकदम तैयार हो चुका था, उसे कुछ तो करना है। दिन बीत जाते हैं, ज़ू बहुत ट्राई करता है। पहले से घोस्ट वगैरह ढूँढने पड़ेंगे ना, क्योंकि उस दिन क्या हुआ, बहुत सारे घोस्ट हवा में उड़ रहे थे। सरिया को कैसे यूज़ करना है इसे और समझ में आ चुका था, क्योंकि पैट्रियार्च की ऑरा बढ़ी थी, तो उस हिसाब से इसे इस्तेमाल भी करना था। परछाई की भी जो काबिलियत थी ज़ू समझने लगा था, और उसकी जो पावर थी ना, किसी और की परछाई को अगर ये निगल गया तो पूरा कंट्रोल पा लेता है। ये एक शार्क पे टेस्ट करके देखता है कि जैसे परछाई जब वो निकल जाता है ना, शार्क अपने को ही खाने लगती। ये काम करवा रहा था इसकी परछाई, क्योंकि उसका फुल कंट्रोल था। और शैडो आइज़ का भी जो पावर था, ज़ू उसे इस्तेमाल करके देख लेता है। अलग-अलग 100-100 उसने आँखें बना दी थी परछाइयों ने, और अलग-अलग लोकेशंस पे जो भी जानवर थे, सी बीस्ट, उनके थ्रू ये पूरा एरिया देख पा रहा था। अब एक दिन, मतलब एक रात की बात, अब ज़ू क्या कर रहा था ना, ये बहुत सारे जो इसकी परछाई ने आँख बनाए थे अलग-अलग जीवों में, वो अलग-अलग डायरेक्शंस में जाते थे, तो उसके थ्रू पूरी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा था। लेकिन एक आँख की तरफ इसका फ़ोकस जाता है, जो परछाई वाली आँख थी, जहाँ पर से बहुत सारे घोंसली जैसी ऑरा दिख रही थी। तो इसको समझ में आ गया था कि इसका समय आ चुका है शायद चैरियट को ढूँढने का।
तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनाल कमिस्ट ए के ए मुसाफिर विदा लेता हूँ।